देखो क्या होता है इन द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी। क्वेश्चन क्या होता है इन द नेचर ऑफ द मर्जर का हो या इन द नेचर ऑफ द परचेज का हो। तुमको तो क्या होता है बेसिकली एक ही एंट्री पास होगी। तो सबसे पहले होता है कि बुक ऑफ अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो क्लोज कैसे होगा? जो डेबिट का होता है उसको क्रेडिट में उठा के डाल दो, जो क्रेडिट का उसको डेबिट में उठा के डाल दो। ट्रांसफ़र एंट्री, क्लोज एंट्री एक ही चीज़ होती है इसमें। फिर वो वैसे ही है कि इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे डाल दोगे, एसेट्स को तुम यहाँ पे डाल दोगे, करंट लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे डाल दोगे, परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसको ड्यू अमाउंट और जो जो पैसा लेकर के आओगे, लेके आया वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा और यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर उसके बाद क्या होता है रिवेन्यू रिज़र्व होता है। तो रिवेन्यू रिज़र्व दो दो तरह के होते हैं, एक तो जनरल पर्पस होता है और एक क्या होता है स्पेशल पर्पस होता है। जनरल पर्पस रिवेन्यू रिज़र्व जैसे जनरल रिज़र्व हो गया, कंटीजेंसी रिज़र्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, सरप्लस हो गया, रिवेन्यू रिज़र्व हो गया। ये क्या होता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड होता है, अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड। और एक क्या होता है स्पेशल पर्पस होता है, जो लॉ बोलती है कि डिबेंचर का रिडेम्पशन करना है तो उसके लिए रिज़र्व बनाना पड़ेगा। फॉरेन प्रोजेक्ट रिज़र्व जो लॉ बोलती है, जो कंपनी जब वाइंड अप होगी तब ट्रांसफ़र होगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। रिज़र्व को क्या होता है फ्री रिज़र्व भी बोलते हैं। वो वॉलेंटरी होती है, मेरी मर्जी होती है, मैं जहाँ पर भी मेरी मर्जी इसलिए मैं बना रहा हूँ। मतलब ये अवेलेबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, फ्री रिज़र्व होता है, तुम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो डिविडेंड से, कुछ भी कर सकते हो इसमें, उसमें नहीं होता है। फिर क्या होता है कैपिटल रिज़र्व होता है, जो नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड। उसको क्या होता है कैपिटल रिज़र्व, जो वो रिज़र्व होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा बनते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा जो चीज़ बनते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंट से बनते हैं उसको क्या होता है रिवेन्यू रिज़र्व बोलते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं बनते हैं उनको कैपिटल रिज़र्व बोलते हैं। लेकिन जब ना कंपनी बंद होगी तो ये क्या होता है ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इक्विटी किससे बनाए थे उसमें उसको दे दोगे इक्विटी शेयर होल्डर। ये कंपनी बंद तो उसको उनको दे दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को दे दोगे जब कंपनी बंद होगी। स्पेशल पर्पस रिज़र्व क्या होता है, जैसे कि वो क्या होता है एसेट्स रिलेटेड टू द रिज़र्व, और एक होता है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द रिज़र्व। तो एक्सपेंडिचर जैसे वर्कर को जो फ्यूचर कंपनसेशन देना पड़ता है उसके लिए जो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व बनाया हो उसको क्या बोलते हैं जो वर्कर को फ्यूचर कंपनसेशन देना पड़ता है उसके लिए जो रिज़र्व बनाया हो तो उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व बोलते हैं। और जो एसेट्स रिलेटेड रिज़र्व होते हैं जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिज़र्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। देखो जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व होते तो इन्वेस्टमेंट पे होने वाले लॉस को सेट ऑफ करने के लिए बनाया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी बनाया, प्रोविज़न तो ये एसेट रिलेटेड रिज़र्व होते हैं। डेटर के बैड डेप्ट को लॉस हो गई तो उसके लिए सेट ऑफ करने के लिए जो बनाया उसको लिए क्या बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट बोलते हैं, तो वो होता है। तुमने डेटर का 5 लाख का है, बैड डेप्ट 1 लाख का लॉस हो गया तो क्या होता है 1 लाख का तुमको मिला कितना, 4 लाख दिया उसने, तो तुम्हारा 1 लाख का तो हो गया, तो 1 लाख का तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट चल जाएगा। बाई नेट लॉस तुम्हारा 1 लाख का आ गया, 1 लाख का लॉस भी हो गया तुम्हारा, यही चीज़ आ गया। और तुमको दिया किसने, उसने 4 लाख का दिया। तो वही रियलाइजेशन भी एक तरीके का क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो मान लो कि डेटर 5 लाख के थे, 4 लाख का तुमको कैश मिल गया और नेट लॉस कितना हो गया तुम्हारा 1 लाख का। देखो अपने आप तुम्हारा नेट लॉस निकल गया, डेटर का इतना था तुमको कितना मिला अपने आप निकल गया। मान लो कि तुमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाया हुआ है, कितने का बनाया हुआ है, तो 90,000 का है। तो मान लो कि तुम्हारा 5 लाख है, तुमको तुम्हारा बैड डेप्ट 1 लाख का हुआ, तुमको मिला 4 लाख का, लेकिन उस 1 लाख में से तुम्हारा 90,000 का तो बैड डेप्ट तुम्हारा मतलब प्रोविज़न में से, तो तुम्हारा नेट लॉस कितना का हुआ 10,000 का हुआ। तो यही सेम चीज़ रियलाइजेशन में कैसे करोगे, जो तुम्हारा बैड डेप्टर का इतना था तुमको कितना मिला, तुमको मिला 4 लाख का, तुम्हारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना था 90,000 का था, तो तुम्हारा नेट लॉस अपने आप हो गया, अपने आप सेट ऑफ हो जाएगा। और मान लो कि स्पेशल पर्पस के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, मान लो कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, मतलब ऐसे रिलेटेड टू रिज़र्व में ही जैसे जॉइंट लाइफ, तो मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व आता है। तो मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व आता है, जो रिज़र्व है और तुम्हारा जो एसेट्स है
जो रिज़र्व है एसेट्स है वो दोनों कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन अगर कोई सिर्फ रिज़र्व है, उसका कोई एसेट्स नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं है, तो तुम उसको क्या करोगे, उसको तुम ना इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में तुम क्या करोगे, सिंपली बांट दोगे। देखो अगर ना क्या होता है कब नेट एसेट्स में लगाओगे, अगर पेमेंट गिवन है बट इनसफिशिएंट है, शेयर का पेमेंट बता दिया लेकिन कैश को कितना देना ये बताया नहीं, तो तुमको नेट एसेट्स मेथड पे जाना पड़ेगा। शेयर दोगे लेकिन कितना बताया ही नहीं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको नेट एसेट्स मेथड में जाना पड़ेगा। याद रखना कि एक एक अकाउंट नहीं बनाना है, साथ साथ में चलना है। मतलब कि तुम सब अकाउंट्स बना लोगे, फिर उसके बाद साथ साथ में सबको चलोगे। जैसे कि रियलाइजेशन इक्विटी शेयर होल्डर, मान लो अगर प्रीफरेंस शेयर होल्डर तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर, नहीं तो पी कंपनी का अकाउंट बना के उसको साथ साथ में एडजस्टमेंट करोगे। फिर उसके बाद क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आता है। ये क्या होता है, ये टू द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ट्रांसफ़र टू द रियलाइजेशन, अगर लाइबिलिटी नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाएगा, अगर लाइबिलिटी है तो वो तुम्हारे रियलाइजेशन में जाएगा। तो मान लो कि वर्कमैन कंपनसेशन 70,000 है, और मान लो इसमें देख लो कि वर्कमैन कंपनसेशन है 10,000 का, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और वर्कमैन एक्सपेक्टेड टू बी 8,000, ये तुम्हारी लाइबिलिटी होगी। तो जो तुम्हारी लाइबिलिटी है वो तो ट्रांसफ़र हो जाएगी तुम्हारी रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो तुम्हारा, और अगर लाइबिलिटी नहीं है तो वो तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में तुम्हारा चला जाएगा। तो कुछ अकाउंट्स ना क्या होते हैं नॉट ए रिजर्व, इट रिप्रेजेंट क्या होते हैं लाइबिलिटीज। तो मतलब कि क्या होता है, वो क्या होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं लाइबिलिटीज़ को, वो क्या होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं लाइबिलिटीज़ को। तो वो सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि वो लाइबिलिटीज़ हैं। और सम रिजर्व क्या होता है, नॉट रिजर्व, इट रिप्रेजेंट डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लॉस होता है तो वो क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाएगा रियलाइजेशन में। निगेटिव बैलेंसेस ऑफ द एक्सपायर्ड एसेट, जिनका बेनिफिट ले ली, तो मतलब वो क्या होता है, इट ऑल्सो ऑलवेज ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं डेप्रिसिएशन को, जैसे कि मशीनरी प्लांट रिप्लेसमेंट, जो रिप्लेसमेंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन वर्ड आ गया तो रिप्लेसमेंट आ गया, तो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं रियलाइजेशन में। ये जो क्या होता है, ये फिक्टिशियस होती हैं, ये सारा क्या होता है, निगेटिव बैलेंस ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये सारी की सारी जो तुम्हारी हैं ये क्या है, ये एक तरीके से फिक्टिशियस एसेट्स हैं। और जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनका जो होता है वो ना ट्रांसफ़र हो जाती है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफ़र टू द इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और रिजर्व एंड सरप्लस का भी क्रेडिट बैलेंस भी होता है तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है, ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। फिर उसके बाद क्या होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो एसेट्स रिकॉर्ड ही नहीं हुई हैं। तो देखो तो इन दी बुक ऑफ वेंडर कंपनी में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, इट इज़ टेक ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। तो जो परचेजिंग कंपनी का जो सेकेंड एंट्री करते हो ना, उसमें तुम्हारा आता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ करके आएगा, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स करके आएगा। और क्या होता है प्रोविज़न, क्या होता है प्रोविज़न, तुम्हारी क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं। और इन द बुक ऑफ वेंडर कंपनी में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो परचेज कंपनी की सेकंड वाली एंट्री में आता है। यहाँ पे लिखा है कि पी कंपनी में तो वो ऐड होगा, जैसे बैड डेब रिकवर्ड हो गया, फर्नीचर हो गया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गया। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है परचेज कंसिडरेशन में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना तुम। नहीं नहीं नहीं, परचेज कंसिडरेशन में वो ऐड होगा। परचेज कंसिडर ये पी परचेज कंपनी नहीं, वो परचेज कंसिडरेशन में वो ऐड होगा, लेकिन उसकी वेंडर कंपनी में कोई एंट्री नहीं होगी इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। तो देखो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन है, तो परचेज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो वो माइनस हो रहा है, तो परचेज कंसिडरेशन में उसका इफेक्ट आ जाएगा। एसेट्स और लाइबिलिटी टेकन ओवर नहीं है, तो पी कंपनी ने टेक ओवर नहीं की तो उसको ओपन मार्केट में सेल करोगे। और अगर लाइबिलिटी नहीं ली तो सबसे पहले उसका पेमेंट कर दोगे, और पैसा बचा हुआ वो इक्विटी शेयर होल्डर में, जो पैसा बच गया तो वो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अगर एसेट्स टेकन हो या नहीं हो, तो सारे के सारे एसेट्स के कहाँ पे भेजे